और वो आदमी फिर चुनौती देते हुए वीडियो रिलीज करता है। आप देखिए, इसकी भी एक झलक देखिए, पूरा नहीं दिखाऊंगा, इसकी भी एक झलक देखिए आप कि ये किस तरह की बातें की जा रही है। पूरी लोकेशन दे दूं उनको, मैं कहाँ कहाँ आ रहा हूँ। नहीं ये बोलेंगे कि बताया नहीं, ये बताया नहीं, और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जी जा रहे तुम्हारे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं। ये सारे मुलाकात करने के लिए। और 150 गाड़ी है फुल सिस्टम। नमस्कार। नूह की हिंसा देश भर में चर्चा में है। मेरी पुरानी जान पहचान का इलाका है, मेरा कार्य क्षेत्र है। कल मैं वहीं था, नूह था, बड़कली था, जहां जहां हिंसा हुई, प्रभावित लोगों से मिला, कार्यकर्ताओं से मिला, एसपी डीसी सब लोगों से मिला। और इसलिए मैंने सोचा आपको सामने इसके पूरे तथ्य रखूं। बुनियादी बात यह है कि ये जो नूह में हिंसा हुई, ये कोई आकस्मिक हुई घटना नहीं थी। ये कोई अचानक उत्तेजना में हुआ अपराध नहीं था। ये एक दीर्घकालिक खेल का हिस्सा है। वो खेल जिससे पूरे हरियाणा, पूरे एनसीआर या शायद पूरे उत्तर भारत की राजनीति को पलटने का षड्यंत्र है। सरकार की भूमिका पर बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। आज तो खुद केंद्रीय मंत्री ने, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने सवाल पूछे हरियाणा सरकार से, जो सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगाते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कबूल कर लिया है कि हाँ, कुछ गड़बड़ी तो हुई, लेकिन मामला सिर्फ छोटे मोटे अधिकारियों, पुलिस प्रशासन का नहीं। मामला बड़ा है, सरकार का है, राजनीति का है। जहां सरकार और राजनीति ऐसे खेल में संलिप्त हो जाए, वहां समाज की जिम्मेवारी बनती है। और मेवात चूंकि बहुसंख्यक मुस्लिम इलाका है, इसलिए जाहिर है वहां के हिंदू समाज, वहां के मंदिर, इन सब की सुरक्षा की नैतिक जिम्मेवारी, कानूनी नहीं, प्रशासनिक नहीं, लेकिन नैतिक जिम्मेवारी वहां के बहुसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज की बनती है। और इसलिए सबको मिलकर किसी तरह से उस इलाके में शांति बनाए रखने का प्रयास करना है। इसी उद्देश्य को लेकर मैं मेवात में गया था। मेवात, जैसा मैंने बताया, 2001 में पहली बार मैं गया था। वहां हम जयप्रकाश नारायण के जन्म शताब्दी पर एक संपूर्ण क्रांति यात्रा निकाल, और तब से अब तक कोई पिछले 22 साल से जीवंत रिश्ता रहा है उस इलाके से। बार बार आना जाना रहा है, वहां की समस्याओं के बारे में, वहां कई यात्राओं के दौरान भी गए हैं, और वहां का सुख दुख, उससे एक रिश्ता रखा है। मेवात एक सांस्कृतिक क्षेत्र है, भौगोलिक सांस्कृतिक क्षेत्र है, जिसका आधा हिस्सा समझ लीजिए हरियाणा में है, आधे के करीब राजस्थान में है, और एक छोटा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश के ब्रज मथुरा की तरफ भी है। यहाँ के आबादी में मुख्य लोग हैं मेव, मगर फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं इसके राजस्थान वाले हिस्से की नहीं, बल्कि हरियाणा वाले हिस्से की, जिसे मेवात जिले का नाम दिया गया था, अब नूह जिला जिसको कहा जाता है। पहले गुड़गांव जिले का हिस्सा हुआ करता था, अब एक अलग जिला बन गया है, नाम है नूह। उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है नूह, और वहीं पे ये हिंसा की वारदात हुई है। उसके साथ एक जगह है बड़कली चौक, जो अंदाजन 25-30 किलोमीटर दूर होगा वहां से। वहां पर भी छोटी हिंसा हुई है। ये दो जगह पे हिंसा हुई 31 तारीख परसों।
ये इलाका बेहद गरीब इलाका है। जब नीति आयोग ने हाल ही में 3-4 साल पहले नीति आयोग ने पूरे देश के सबसे बैकवर्ड जिलों की सूची बनाई, 200 सबसे देश के बैकवर्ड जिलों की सूची बनाई, उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दिया गया। मतलब ये था कि जहां सबसे बुरी अवस्था देश में है, शिक्षा की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, महिलाओं की स्थिति, और नूह जिला देश का सबसे बैकवर्ड जिला घोषित हुआ था। दिल्ली की नाक के नीचे, गुड़गांव से मुश्किल से 40 किलोमीटर दूर नूह जिला पूरे देश का सबसे बैकवर्ड जिला घोषित हुआ था। और याद रखिए, हरियाणा का और कोई भी जिला, बाकी 20 जिलों में से एक भी जिला उस सूची में नहीं था। अब आप अनुमान लगा सकते हैं क्या स्थिति है। गरीबी है, भयंकर बेरोजगारी है, शिक्षा की हालत बहुत खराब है, महिलाओं की शिक्षा में देश में सबसे कमजोर इलाकों में से एक है, और वहां राजनीति पर चंद परिवारों का कब्जा रहा है। आज उस सब की बात नहीं। उस इलाके के बारे में जो कई दिनों से अंदेशा था, मैं कई साथियों के साथ वहां जाता रहा हूं, और जब जब साथियों से बात हुई, हमेशा बात में ये पक्ष आया कि यहां कुछ ना कुछ बड़ा करने का षड्यंत्र हो रहा है, यहां कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ करवाया जाएगा। ये घटना आज की नहीं है, काफी समय से ये सब चल रहा है। देश में जो लिंचिंग की प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जिनका नाम बार बार आता है, हम भूल जाते हैं कि उनमें से अधिकांश घटनाओं का संबंध इसी इलाके से, इसी मेवात से। पहलू खान, जिसकी लिंचिंग देश की सबसे पहली खबरों में से एक बनी थी, पहलू खान यहाँ के ये गांव का है। जब उसकी लिंचिंग हुई थी, हम उसके घर गए, वहां पे गांव उसको गाय भेंट करके आए थे। रकबर खान, जिसकी लिंचिंग उसके तुरंत साथ में हुई थी। फिर जुनैद करके जो लड़के की लिंचिंग हुई थी, वो भी इसी इलाके से। कुछ दिन पहले, आपको ध्यान होगा, कुछ महीना पहले खबर आई थी नासिर और जुनैद की हत्याकांड की। वो दोनों भी इसी इलाके से। गांव राजस्थान वाले मेवात में था, मगर हत्या हरियाणा वाले हिस्से में हुई थी। और दिल दहला देने वाला वो जो कांड था, ये सब हो क्या रहा था? ये सब कहीं ना कहीं एक तैयारी हो रही थी। और बार बार हमारे साथी कह रहे थे कि मेवात में कुछ ना कुछ करवा के बाकी देश में, देश के बाकी इलाकों में हिंदू मुस्लिम हिंसा, घृणा फैलाने का कुछ खेल, षड्यंत्र यहां रचा जा रहा है। इसलिए बार बार जब भी ऐसी कोई घटना होती थी, हम सब साथी, मतलब मैं, मेरे साथ मेवात में काम करने वाले हमारे तमाम साथी, हम सब साथी बार बार जब जब ये घटना होती थी, बार बार वहां जाते थे, अपील करते थे कि जो कुछ भी है सब्र रखिए, सब ठीक होगा, एक दिन आएगा, न्याय व्यवस्था है, कानून है, इस सब से किया जाएगा। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, इस तरफ से कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई प्रतिकार नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ी पंचायत भी हुई थी इन सब मामलों पे, जिसमें जाके मैंने बोला था, अपनी बात को रखा था, अपने पिताजी दादाजी का उदाहरण दिया था और कहा था कि बदला लेने से इंसान बेहतर नहीं होता, बदले को छोड़ सकते हैं क्या। तो ये सब मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि इस घटना का एक बैकग्राउंड है, लंबा बैकग्राउंड। क्योंकि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, इस पूरे इलाके में यही एकमात्र जगह है जहां मुस्लिम आबादी कंसंट्रेटेड है। जो हरियाणा का जिला है नूह, उसमें कोई 3/4 से ज्यादा, 75-80% के करीब मुसलमान है। मुस्लिम आबादी की कंसंट्रेशन का इलाका है। और अगर यहां पे कोई घटना होती है, तो उससे बाकी पूरे इलाकों का, पूरे एनसीआर का, हरियाणा का एनसीआर का, उत्तर भारत के माहौल को सांप्रदायिक किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में हमें इस घटना को समझना चाहिए। ये घटना हुई है जिसका संबंध है नूह के बिल्कुल पास, कोई 4-5 किलोमीटर दूर नल्हड़ गांव है। उस गांव में एक शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर,
और वहां जल चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है। लेकिन पिछले 3-4 साल से एक नया रिवाज चल रहा है, एक शोभा यात्रा। उसको हर साल अलग अलग नाम दिया जाता है, इस बार शायद शोभा जलाभिषेक यात्रा नाम दिया गया, जिसमें पहली बार अब बाहर के लोग बड़ी संख्या में शामिल होने शुरू। पहली बार नहीं है कि इस यात्रा को लेके कोई दिक्कत हुई हो। पिछले से पिछले साल जब ये यात्रा निकली, तो ये यात्रा जब नल्हड़ गांव में पहुंची जलाभिषेक से, तो उस मंदिर से थोड़ा सा पहले एक मजार है। तो इस यात्रा में शामिल कुछ लोगों ने, हुड़दंगियों ने, सामान्य आस्था वाले लोग तो अपना जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, साथ में हुड़दंगी शामिल हो लिए, और हुड़दंगियों ने वहां पे एक मजार थी जिसको तोड़ दिया। उस समय हमारे साथियों ने दौड़ भाग करके सुलह सफाई करवाई, यात्रा के आयोजकों ने माफी मांग ली, कहा कि हम इस मजार को पुनः बनवा देते हैं। मजार बन गई, मामला सुलट गया। लेकिन याद रहे कि इस यात्रा में गड़बड़ होती है, हुड़दंग हो सकता है, इसकी पहले से जानकारी रही है। ये यात्रा 31 तारीख को होनी थी। इससे एक हफ्ता पहले मेवात में वीडियो सर्कुलेट होने शुरू हो गए, मेवातियों को चुनौती देते, देखो हम आ रहे हैं, जो करना है कर लो। एक आध नमूना दिखाता हूं आपको, बहुत इसमें काफी कुछ गड़बड़ चीजें हैं जो आपको नहीं दिखाऊंगा। ये जो वीडियो चल रहे थे मेवात में, वीडियो एक चल रहा था मोनू मानेसर के नाम से। अब याद रखिए, मोनू मानेसर वही व्यक्ति है जिस पर जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है। सरकार के हिसाब से वो व्यक्ति भगौड़ा है, जिसका कुछ अता पता नहीं, पता नहीं कहाँ है। और हमारे साथी बताते हैं कि ये तो यही मानेसर में रोज घूमता रहता है, इसमें पता क्यों नहीं है सरकार। तो हत्या का ये एक वीडियो था, वीडियो लंबा है, उसका एक टुकड़ा आपको दिखा रहे हैं कि भाई अब तो आना ही पड़ेगा, यानी कि हम आ रहे हैं। इसके ऊपर कुछ बीजेपी वाले सफाई देते हैं कि ये वीडियो अभी का नहीं है, वीडियो पुराना है। मगर ये वीडियो एक हफ्ता पहले चल रहा था, चलाया जा रहा था, इसी संदर्भ में चलाया जा रहा था, और ये कह के चलाया जा रहा था कि ये इस यात्रा में 31 तारीख के बारे में वीडियो है। कब शूटिंग हुई को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग तो देख रहे हैं ना। पूरे इलाके में ये संदेश दिया जा रहा था। इस वीडियो के बारे में सबको पता था, और जब उन्होंने कहा कि हम तो आएंगे, तो इसके जवाब में कुछ मेवात के लोगों ने, लड़कों ने भी एक वीडियो बनाया। वो वीडियो इस वक्त मेरे को उपलब्ध नहीं है, लेकिन वीडियो बना कहते हुए कि हाँ, हम तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करते हैं, हम भी कुछ करेंगे इत्यादि। इस तरह का वीडियो चल रहा है, ये मेरी जानकारी में आया। ये बातें कोई छुपी हुई नहीं थी। 27 जुलाई को नुहू में उस वक्त जो कार्यकारी एसपी थी, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग। मेवात में एक पीस कमेटी है जिसमें हमारे कई साथी हैं। पीस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें इस यात्रा के बारे में चर्चा हुई, और हमारे साथियों ने, हमारे साथी एडवोकेट रमजान चौधरी वहां पे थे पीस कमेटी की मीटिंग में। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उठाया कि देखिए, ये वीडियो चल रहा है, जवाबी वीडियो बन रहे हैं, ये मामला बहुत टेंस हो रहा है, और यहाँ लोगों के मन में अंदेशा है कि मोनू मानेसर जो है, ये मतलब आजकल गौरक्षक कह रहे हैं इन सबको, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बिल्कुल, जो मेरे सुनने में आता है, व्यक्तिगत रूप से मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि छोटे छोटे अपराध से अपनी जीविका बनाते हैं। रात को ट्रकों को रोकना, उनसे कुछ पैसा वसूल करना, और उस पैसा उगाही को अब गौरक्षा का एक बड़ा सा लेबल दे दिया गया है। तो उस किस्म के लोग, जिन्हें इलाके में कोई व्यक्ति अच्छी निगाह से नहीं देखता, उस किस्म के लोग अब कह रहे हैं कि हम तो आएंगे, इस यात्रा में आएंगे। यात्रा के आयोजक इसके बारे में कुछ नहीं करते, इसका कोई खंडन नहीं करते, कोई ऐसा नहीं। और पुलिस प्रशासन नहीं कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब एसपी की निगाह में लाया गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप चिंता ना करें, हम इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और ऐसे किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। उसके आधार पर हमारे साथियों ने एक पोस्ट भी डाल दी कि नहीं नहीं, हमें आश्वासन मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए तनाव की कोई जरूरत नहीं। फिर 31 तारीख को यात्रा शुरू होती है, और यात्रा की शुरुआत में ये सुबह एक और वीडियो रिलीज किया जाता है। ये है कोई बिट्टू बजरंगी करके,
फरीदाबाद इलाके का है। और वो आदमी फिर चुनौती देते हुए वीडियो रिलीज करता है। आप देखिए, इसकी भी एक झलक देखिए, पूरा नहीं दिखाऊंगा, इसकी भी एक झलक देखिए आप कि ये किस तरह की दिखा बातें दूं, की जा रही। पूरी लोकेशन दे दूं उनको, मैं कहाँ कहाँ आ रहा हूँ। नहीं ये बोलेंगे कि बताया नहीं, ये बताया नहीं, और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई। तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जी जा रहे हैं तुम्हारे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं। ये सारे मुलाकात करने के लिए। और डेढ़ सौ गाड़ी है फुल सिस्टम। ये सिर्फ नमूने में आपको दिखा रहा हूं। उस समय कुछ और चीजें सर्कुलेट कर रही थी जिसमें बहुत ही खराब भाषा का इस्तेमाल, यहाँ भी एक नमूना है, वो जीजा साला, मतलब किस तरह के इशारे किए जा रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं। और बहुत कुछ प्रोवोकेटिव चीजें हैं जो मैं दिखाना नहीं चाहता आपको, क्योंकि माहौल खराब करना हमारा उद्देश्य नहीं। इस तरह के माहौल बनाते हुए, ये उस दिन सुबह का वीडियो है जो आरएसएस बीजेपी वाले कहते हैं ना बहुत पुराने वीडियो, ऐसा पुराने नहीं, बिल्कुल उस दिन सुबह का वीडियो है। लोकेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं हम यहाँ पे इतने बजे आएंगे। तो वहां पे माहौल ये है कि देखिए, अब ये बिल्कुल आपको चुनौती देते हुए आ रहे हैं। अब इस हालात में आप देखिए, इस यात्रा को परमिशन दी जाती है ये जानते हुए कि इसके अंदर गड़बड़ हो सकती है। पुलिस को पूरी इंफॉर्मेशन है। कल इंडिया टुडे ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करके दिखाया है कि सीआईडी की तरफ से बाकायदा सरकार को इंफॉर्मेशन थी कि इस यात्रा के अंदर गड़बड़ी होने वाली है। कल खुद सीआईडी का व्यक्ति कबूल कर रहा है, इंडिया टुडे की टेप के ऊपर ही बात आई। तो ये जानते हुए इस यात्रा को परमिशन दी गई। परमिशन सरकार दे तो सरकार ये भी कह सकती थी कि भाई जो जेन्युइन यात्री हैं, जो आ रहे हैं जलाभिषेक करने, उनको हम आने देंगे। महिलाएं आती हैं, बच्चे भी आते हैं, सामान्य यात्री आते हैं, लेकिन ये जो सब साथ में हुड़दंगी आ रहे हैं, इनको हम परमिशन नहीं देंगे। लेकिन नहीं, सबको परमिशन दी गई। आप खुद वीडियो में सुन सकते हैं, वो खुद कह रहे हैं 150 गाड़ियां आ रही हैं। अब 150 गाड़ियां आ रही हैं इस तरह की यात्रा के अंदर, अब यात्रियों गाड़ियों को परमिशन दी गई। यही नहीं, यात्रा के दौरान, और ये बात टीवी चैनल्स ने बार बार दिखाई है, यात्रा के दौरान ये जो यात्री शिव मंदिर में पानी चढ़ाने जा रहे हैं, जलाभिषेक करने जा रहे हैं, साथ में क्या क्या लेके चल रहे हैं आप देखिए, डंडे, तलवार। और ये लोग कहते हैं इसमें क्या बुराई है साहब, डंडे तलवार लेके चलने में क्या कोई गैर कानूनी है। अब देखिए, ये इस यात्रा, इसके बारे में आज केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने भी सवाल पूछे हैं, कम से कम किसी ने तो सवाल हो रहा पूछा। है। लोगों ने अपने हाथों में पत्थर उठाने शुरू कर लिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक हाथ गन भी है, आप देख सकते हैं, उनके हाथ में एक गन भी पकड़ी हुई है। देख सकते हैं आप, गन पकड़ी हुई है, तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि इस समय माहौल कितना खराब है। ये पुलिस की वैन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो पीछे की तरफ जा रही है, पर आप देख सकते हैं वहां पुलिस तैनात है, पर पुलिस बल यहाँ अभी इतना कम है कि शायद वो इस समय मौके को संभाल ना सके, यहाँ लोगों को कंट्रोल ना कर सके। तलवार, डंडे, हथियार, और पहले से आशंका है कि वो संभाल ना सकेंगे। ये हिंसा होने से पहले की फुटेज, पहले से आशंका है कि नहीं संभाल सकेंगे। जब ये यात्रा नूह के पास आती है, नूह शहर का किनारा है, वहां पे मोड़ पे, मेवली मोड़ बोलते हैं, वहां पे जब पहुंचती है, तो वहां पे जो मैंने सुना, इसकी कोई मैं तस्दीक नहीं कर सका, वहां पे एक गाड़ी थी जिस गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था गौरक्षक। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि उसके अंदर मोनू मानेसर बैठा हुआ था। पुलिस प्रशासन आज भी कहती है कि नहीं, मोनू मानेसर वहां नहीं आया। इसकी कंफर्मेशन करना संभव नहीं है, मैंने कोशिश की, लेकिन कम से कम मेरे बस में नहीं है इसका कंफर्मेशन करना कि वो वहां था या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पे खड़े लोगों को लगता था कि वो वहां पे है। उसमें वहां भीड़ इकट्ठी हुई। भीड़ का मतलब स्थानीय गांव के लोग, क्योंकि नूह जो है ये वहां का सेंटर है।
तो वहां के गांव के लोग, ज्यादातर युवा लोग, मैंने एज पूछी तो लगा कि 15 से 25 साल की उम्र के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, भीड़ इकट्ठी हुई और वहां पथराव हुआ। पथराव पहले किसने किया स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि पथराव पहले यात्रियों की तरफ से किया गया। वहां पे एक होटल है, रिस्क होटल, जिसकी तस्वीर मैंने जाके देखी। रिस्क होटल जिसके ऊपर पत्थर फेंके गए, वो वहां के एक मुस्लिम प्रोप्राइटर है, उनका होटल है। इसकी कांच की शीशे वगैरह टूटे, वो हुआ। तो कुछ लोगों का दावा है कि पहला पत्थर यात्रियों की तरफ से फेंका गया, लेकिन अधिकांश लोग जिनसे मैंने बात की उनकी समझ थी कि नहीं, पहला पत्थर सड़क से फेंका गया। ये इस इस संदेह में कि मोनू मानेसर की गाड़ी वहां से जा रही, और वहां पथराव शुरू हुआ। और पथराव शुरू होते उसी पथराव में दो होमगार्ड के जवानों की मृत्यु हुई, जो सबसे दुखद चीजों में से है, जिसका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। वो तो एक अपनी ड्यूटी करने के लिए आए हैं दोनों। उन दो लोगों की मृत्यु इस पथराव में हुई। पत्थर वहां के युवाओं ने चलाए, जो कि मेव मुस्लिम समाज से संबंधित थे। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। पत्थर चले, इन दोनों जवान घायल हुए, बाद में मृत्यु हो गई इनकी। और पुलिस वहां से फिर उसके बाद एकदम गायब हो गई। और फिर वहां अगले 2-2.5 घंटे तक खुलकर आगजनी हुई। गाड़ियों को, जो गाड़ी दिखाई दी उसको आग लगाई लोगों ने, और पथराव हुआ, दुकानें लूटी गई, कुछ दुकानों में आग लगाई गई। और उस पूरे दौरान पुलिस वहां से गायब। जो यात्री थे, यात्री वहां से भाग के मंदिर की तरफ चले गए, और वो सब इकट्ठे हो गए। जब वो मंदिर के नजदीक पहुंचे तो उनका वहां एक गांव है, नलड़ गांव जो है, नलड़ गांव के कुछ लोगों से उनका मुकाबला हुआ, संघर्ष हुआ। वहां पे लोगों को चोट आई, लेकिन वहां हताहत होने की खबर नहीं है फिलहाल। वहां पे संघर्ष हुआ। फिर उसके बाद सारे यात्री मंदिर के अंदर चले गए और वहां सुरक्षित थे। मंदिर को घेरा गया, मंदिर पे पत्थर वत्थर चलाए गए, ये सब खुद पुजारी ने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग मंदिर में आ गए, मंदिर में सुरक्षित थे, और शाम को उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। इधर नूह शहर के अंदर हिंसा जारी रही 3-4 घंटे तक। हमारे साथियों ने बताया कि एक मजिस्ट्रेट मिसेस जैन थी, वो फंस गई थी वहां उस हिंसा के अंदर। और सेशन जज पुलिस को कह रहे थे कि अरे उस मजिस्ट्रेट को तो वहां से निकालो, उसकी कार जला दी गई है, उसे, वो अपनी बच्ची के साथ वहां फंसी हुई है। पुलिस उसको निकालने में समर्थ नहीं थी, तो हमारे साथ ही गए वहां पे, हमारे साथ ही गए वहां पे, उस मजिस्ट्रेट को रिलीज करवा के ला। ये खबर जब वहां पहुंची, पड़ोस के बड़कली चौक इलाके में पहुंची, तो बड़कली चौक इलाके में भी हिंसा शुरू हुई। और वहां भी यही हुआ, 3-4 घंटे तक वहां हिंसा हुई। हालांकि हिंसा का स्केल वहां कम था, वहां 3 दुकानों को जलाया गया, और वहां पे अ, तोड़फोड़ हुई, कुछ गाड़ियां भी जलाई गई। अ, वहां पे भी पुलिस नदारद हो गई। अफसरों ने अपने आप को अंदर से लॉक कर लिया, और वहां के गांव वाले लोगों ने आके, बिल्कुल नजदीक में नगीना गांव है, उस गांव के सरपंच से हमारी मुलाकात हुई, जो बहुत हिम्मत से, जिन्होंने अपना काम किया था। उन्होंने जाके इन सबको बचाया, इन सबको उस हिंसा से बचाने का, बाहर निकालने का काम वहां हमारे सरपंच, मैं नाम ढूंढ रहा था उनका, नसीम नसीम अहमद जी, नसीम अहमद, जो कि नगीना के सरपंच हैं। उन्होंने जाके तहसीलदार को बचाया, पुलिस वालों को बाहर निकाला। और जब ये गुंडागर्दी चलती रही, क्योंकि नसीम ने कहा कि देखिए, अगर कोई स्थानीय व्यक्ति होता तो मैं पहचान लेता, मैं उनको कुछ कर देता, लेकिन ना मैं उन्हें पहचानता था जो गुंडागर्दी कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, ना वो मुझे पहचानते थे। ये बाहरी लोग थे, नकाब पहना हुआ था, काला चश्मा लगाया हुआ था। और फिर 2-3 बार प्रयास के बाद नसीम अहमद गांव से सब लोगों को इकट्ठा करके ले गए, मुसलमान और हिंदू दोनों उस गांव में। दोनों जब 400-500 लोगों को इकट्ठा करके लेके गए, वहां पहुंचे और गुंडों को भगाया। तो पुलिस शासन ने नहीं, गुंडों को भगाने का काम भी समाज ने किया, और हिंदू मुसलमान ने मिलके किया। ये सब हिंसा वहां पे हुई, जिस हिंसा में अब तक कुल मिला के वहां पे 4 लोगों के हताहत होने की खबर है। 2 पुलिस के, 2 सामान्य लोग जिनकी शिनाख्त अभी होनी बाकी है। और उसके बाद से, जैसा आप जान रहे हैं,
उसके बाद से इस घटना को आधार बनाकर पड़ोस के इलाकों में हिंसा शुरू हो गई है। उसी दिन शाम को सोहना, जो कि एक शहर है उससे नूह से कोई 15-20 किलोमीटर दूर, वहां पे हिंसा शुरू हुई। वहां पे जो मेवाती मुसलमान वापस आ रहे थे उन सबको पकड़ पकड़ के मारपीट उनके साथ हुई। उसी दिन रात को गुड़गांव के सेक्टर 57 के इलाके में एक मस्जिद को तोड़ा गया और वहां के इमाम, एक युवा इमाम जो बहुत अच्छी बातें किया करते थे, उस इमाम को मार दिया गया। बाकी सब इलाकों से बहुत भड़काऊ वीडियो चल रहे हैं, मेवात पे चढ़ाई करने के मंसूबे बताए जा रहे हैं, चुनौतियां दी जा रही हैं, षड्यंत्र हो रहे हैं। यही सब माहौल जिसका डर था। तो ये पूरा सच है जो हुआ था। देखिए, फिर मैं स्पष्ट कर दूं कि धार्मिक अनुष्ठान मनाना परंपरा है और वहां के समाज का अधिकार है। वो ऐसा करते हैं, करते आए हैं, करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चुनौती देना, भड़काना, तमाम तरह की फप्तियां कस के वीडियो चलाना, माहौल खराब करना, तलवार लेना, डंडे लेके आना, ये किसी का अधिकार नहीं। दूसरी बात, भड़काना, भड़काऊपन काफी था। लोगों के क्षुब्ध और गुस्सा होना समझ आता है। विरोध व्यक्त करना भी अधिकार है अगर आपको भड़काया जाए, आपको तंग किया जाए, लेकिन पत्थर चलाना किसी का अधिकार नहीं। हिंसा करना किसी का अधिकार नहीं है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? 4 बात जो होनी चाहिए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंसा को अब और फैलने से रोका जाए। आज भी सरकार चाहे तो हिंसा रोक सकती है। मेवात के चारों तरफ इलाकों में जिस तरह के वीडियो चल रहे हैं, मेरे पास है, बहुत भड़काऊ वीडियो है, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। ये भड़काऊ वीडियो बनाने वालों को पकड़ पकड़ के, जो इस वक्त धमका रहे हैं कि अब हम मेवात में कुछ करेंगे, उनको पकड़ा जाए। इस तरह की और कोई घटना जैसी सोहना में हुई, गुड़गांव में हुई, बल्लभगढ़ में भी होने का अभी समाचार था। जी, नहीं, एक और इलाके से आया था। इन सब जगहों पे जो कुछ हो रहा है उसको तुरंत सख्ती से रोका जाए, हिंसा को और फैलने न दिया जाए। दूसरी बात, जिन लोगों ने पत्थर चलाए हैं, जिनके बारे में एविडेंस है, किसी तरह का फुटेज है या कोई एविडेंस है, उन्हें बिल्कुल तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन उनके नाम पर बेगुनाह लोगों की धरपकड़ न की जाए। कल जब मैं वहां था तो स्थिति ये थी कि नूह से सब परिवारों ने अपने लड़कों को बाहर भेज दिया था, भगा दिया था। जब नगीना गांव में गया, जिस गांव के लोगों ने आके डिफेंड किया, तहसीलदार को बचाया, जिस गांव के लोगों ने गुंडों को भगाया, उस गांव के आधे लोग इस वक्त अपने घर छोड़ छोड़ के खेत में भागे हुए। और गांव गांव से कल खबर आ रही थी, जहां मैं फोन कर रहा था, मिल रहा था, साहब मर्द लोग तो सब भागे हुए हैं, सबको लग रहा है पुलिस के बस जो हाथ में दिखेगा उसको पकड़ लेगी, उसको तंग करेगी। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से इस स्थिति की जरूरत नहीं है। जिसके बारे में क्लियर एविडेंस है उसे जरूर पकड़िए। इस तरह के बेगुनाह लोगों की धरपकड़ करने समाज में गलत मैसेज जाएगा। तीसरी बात, जैसे पत्थर चलाने वालों पे एक्शन होना चाहिए, ठीक उसी तरह से ये जो भड़काऊ वीडियो बनाने वाले, चलाने वाले, प्रसार करने वाले और इसके सहारे सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाले तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल जब मैं एसपीडीसी को मिला तो उन्हें दोनों बातें मैंने कही, पत्थर वालों को पकड़िए और इन वीडियो वालों को पकड़िए। इन दोनों लोगों को पकड़ के जेल में कीजिए ताकि इससे समाज में मैसेज जाए कि ये चीज नहीं हो सकती। चौथी बात, पुलिस प्रशासन की जो भूमिका रही है उसकी जांच होनी चाहिए। ये सारी सूचना होने के बाद इनको अनुमति क्यों दी गई? अनुमति दी गई
तो ये गाड़ी घोड़ा ये साथ में डंडा तलवार ये सब लाने की अनुमति कैसे दी? और अगर ये सब था तो पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त क्यों नहीं था? क्या ये प्रशासनिक चूक थी, गफलत थी, या कि कहीं से इशारा था? हो लेने दो, एक बार मेवात में हो जाने दो। डर ये, हरियाणा में बीजेपी जब से सत्ता में है तब से कहीं ना कहीं प्रदेश को बांटने की राजनीति कर रही। पहले जाट बनाम गैर जाट, हरियाणा में से 1:35 बोलते हैं, इसका झगड़ा हुआ और बीजेपी ने इसका राजनीतिक फायदा उठाया। और अब डर ये है कि इसे मुसलमान और हिंदू का खेल, जो कि पुराना खेल है इनका, वो बनाया जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानबूझ के हुए कि ये सब होने वाला है, ये हो सकता है, भड़काओ भड़काओ भड़काओ, इतना भड़काते जाओ कि कहीं तो कुछ होगा, और जब एक चिंगारी मिल जाए तो उसको लेके पूरे एनसीआर में घूमो और चारों तरफ आग लगाओ। कहीं ये राजनीतिक खेल तो नहीं था? इसकी जांच होनी चाहिए, इसके बारे में सबको सतर्क रहना चाहिए। और अब तो केंद्रीय मंत्री ने खुद कह दिया है, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। कौन था जिसने इन सब चीजों की अनुमति दी, और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मेल्टडाउन कैसे हो गया? 3-4 घंटे तक सड़क पे कोई नहीं, जो कुछ मर्जी कर लो, ये स्थिति क्यों आई, कैसे आई? लेकिन आखिरी बात, केवल पुलिस प्रशासन इत्यादि की बात करने से काम नहीं बनेगा। सवाल एक और भी पूछना होगा, समाज का। सरकार की नीयत खराब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समाज की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी एक सवाल हमें पूछना चाहिए। मेवात बहुसंख्यक मुस्लिम इलाका है और प्रशासनिक जिम्मेवारी तो सरकार की है, रहेगी। सरकार की चूक है उसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन एक नैतिक जिम्मेवारी होती है। नैतिक जिम्मेवारी जिस स्थान पर जो बहुमत संप्रदाय है उसकी होगी। तो मेवात में कल जब मैं मिला तमाम साथियों को, एक जमीयत उलमा हिंद का डेलीगेशन भी मुझे एसपी साहब के ऑफिस में मिल गया था संयोग से, उनसे भी मैंने यही कहा कि जो समुदाय जहां पर बहुसंख्यक है उसकी वहां नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की गारंटी ले, जिस हद तक वो ले सकता है। हमारे साथियों से सबसे मैंने कहा कि हम मेवात में शांति सेना बनाए, जहां जहां मंदिर है उनकी चौकीदारी करे, और हिंदू क्यों करे, उसकी चौकीदारी मेव करे, मुसलमान करे, सुनिश्चित करने के लिए कि भाई आपको कुछ नहीं। वहां के जो हिंदू समाज है उसको एक दोबारा एश्योरेंस मिले। इस तमाम घटनाक्रम में जो एक चीज नहीं हुई, जहां से मैंने शुरुआत की थी वहीं से मैं समाप्त करूंगा, इस पूरे घटनाक्रम में जो एक चीज नहीं हुई वो थी कि समुदायों की आपस में भिड़ंत नहीं हुई, समुदाय नहीं बढ़ रहे थे, जो कि दिल्ली में दुर्भाग्यवश हुआ था। पूर्वोत्तर दिल्ली में जो हुआ, मोहल्ले मोहल्ले एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ। अधिकांश हमला करने, ये जो बाहर प्रदर्शन में लेने आए, शोभा यात्रा के अंदर आके हुड़दंग जो कर रहे थे, ये इन सब लोगों का मेवात से कोई संबंध नहीं था। और जिन लोगों ने आके पत्थरबाजी की मेव समाज के नाम पे, उन्हें भी अधिकांश स्थानीय लोग कह रहे थे जी कि हम इनको पहचानते नहीं। तो जो भी हुआ, कम से कम ये जो एक संबंध का धागा है वो नहीं टूटा है, पड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ नहीं है, गांव के लोग गांव के लोगों से लड़ नहीं रहे हैं, लोग मिलके काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूं इस सामाजिक, सरकार जो भी करे, जो भी षड्यंत्र हो, राजनीति के जो भी षड्यंत्र हो, समाज को बचा के रखना है। और समाज को बचा के रखने का तरीका ये है कि वहां का बहुसंख्यक समाज ये जिम्मेवारी ले, वे मुस्लिम समाज जिम्मेवारी ले कि यहाँ के मंदिर, यहाँ के हिंदुओं को हम सुरक्षा देंगे। तभी हमारा हक बनता है कि राष्ट्र के स्तर पे हम कहें कि जो राष्ट्रीय स्तर पे अल्पसंख्यक है उन्हें राष्ट्रीय स्तर पे बहुसंख्यक समाज एक सुरक्षा। मेवात की बहुत लंबी संस्कृति है। मेवात का इस्लाम एक बहुत अलग किस्म का इस्लाम है, जो 50-60 साल पहले तक
हिंदू परंपराओं, मान्यताओं, रीति रिवाजों के बहुत नजदीक रहा है। आज भी वहां के पाल जो है वो हिंदू गोत्र के बिल्कुल समानांतर चलती है। आज भी बहुत नजदीकी का रिश्ता है। ये रिश्ता टूटने वाला है। राजनीति होगी, चुनाव होंगे, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन समाज बना, उसे हमें बचाए रखना है। तो इसके माध्यम से मेवात में जब भी इंटरनेट खुलता है और ये बात पहुंचती है, सबसे मेरी अपील है, इस समाज को हम बचाए रखें और ये जो सत्ता के षड्यंत्र है उनको उजागर करें। अपराधियों को, चाहे वीडियो बनाने वाले अपराधी हो, चाहे पत्थर डालने वाले अपराधी हो, इन सब को अपने से दूर करें और इस शांति को बनाए रखते हुए हम अपने समाज को सुदृढ़ रखें। नमस्कार, धन्यवाद।